हाँ, तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, परमाणु सिद्धांत और परमाणु मॉडल ये वगैरह सब पढ़ लिए थे। अब हम आज स्टार्ट करते हैं भाई, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, एकदम कंसेप्ट बेस है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी सा है। यहाँ से भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा इससे आगे का। तो आज पढ़ते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ध्यान से समझना भाई। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हम पहले पढ़ेंगे आवर्त सारणी। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो भाई आवर्त सारणी किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं किसे कहोगे आवर्त सारणी? ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को रखा जाता है, ऐसी सारणी जिसमें तत्व एलिमेंट्स को अरेंज करने की जो टेबल होती है वो क्या कहलाती है? आपकी आवर्त सारणी कहलाती है भाई। सब जानते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। अब अपना एक अगला शब्द बताओ, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हाँ भाई, वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो ध्यान से इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बहुत ही आसान सा है भाई, देखना अभी समझते हैं। ये मैंने क्या ली, इधर एक टोकरी ले ली भाई। क्या ले लिया मैंने? एक टोकरी ले ली। अब इस टोकरी में क्या मैं अलग अलग तरीके के क्या लेता हूं? क्या लूंगा भाई? क्या लेंगे? बनाना ले लिया मैंने। 1 दर्जन क्या ले लिए? बनाना फल लेंगे। क्या लेंगे? फल। 1 दर्जन मैंने क्या ले लिया? बनाना ले लिया। 1 दर्जन क्या ले लूंगा मैं? मैंगो ले लूंगा। ठीक है, 1 दर्जन मैंने क्या ले लिए? एप्पल ले लिए। क्या ले लिए भाई? एप्पल ले लिए। ठीक है, इन सबको हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के पश्चात जो बनाना है, जो एप्पल है, सॉरी हाँ, जो बनाना है, एप्पल है और जो मैंगो है, इन सबको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के पश्चात क्या करेंगे? ध्यान से देखना भाई। ये जो बनाना है 1 दर्जन, उन सभी बनानों को मैं इस अलग टोकरी में निकाल लेता हूँ। निकाल लिया। बनाना, केले को मैंने सबको अलग निकाल लिया। दूसरी टोकरी में कौन निकाल रहा हूँ? एप्पल निकाल लूंगा भाई। सारे के सारे 1 दर्जन क्या निकाल दिए? एप्पल निकाल दूंगा। और तीसरी टोकरी में क्या करूंगा भाई? तीसरी टोकरी में क्या करेंगे? तीसरी में कुछ नहीं करेंगे भाई। अरे भाई, बनाना निकाल लिया, एप्पल निकाल लिया, तो इसमें बचे कौन फिर? मैंगो बचेंगे। अपन को और निकालने की जरूरत ही कहाँ? नए पैसे क्यों खर्च करेंगे हम अपने? क्यों लाएंगे नई टोकरी? इसी में काम चला लेंगे। तो इसको तो मतलब जो बनाना थे, केले थे, उनको हमने अलग टोकरी में निकाल लिया। जो सेब थे हमने उनको अलग टोकरी में निकाल लिया। जो आपके मैंगो थे वो अलग जगह रह गए। मतलब सामान को हम क्या करें? एक जगह निकाल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण से किसे कहते हैं? अब भाई ये जो फल फ्रूट है वो आपके केमिस्ट्री में तो चलते नहीं है। केमिस्ट्री में तो एलिमेंट्स चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज चलती है। तो ध्यान से, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। उन सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को हम एक जगह रखते हैं, एक अलग स्थान पर रखते हैं। तो उनको एक अन्य एलिमेंट से उनको क्या कर दिया? हमने अलग कर दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं भाई। आया समझ में? तो वर्गीकरण किसे कहते हैं? जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, हम उनको एक अलग स्थान पर रख लेते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। जैसे कि बात करता हूँ भाई मैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। तो इन एलिमेंट को मैं बाकी के जो अन्य तत्व है, अन्य एलिमेंट्स है, अनदर एलिमेंट्स है, इनसे क्या कर दिया? उसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया।
तो इन सभी की प्रॉपर्टी सेम है, तो इनका हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है हम उनको क्या करते हैं, एक अलग जगह रखते हैं, एक अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्गीकरण कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहलाता है। आया समझ में बच्चों, आ रहा होगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी सा है, आ गया होगा समझ में। अब आगे बात करते हैं कि भाई इस वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ी अपने को, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई अपने को, ऐसा क्या हुआ कि इसको अपने को वर्गीकरण करना पड़ा। बिना वर्गीकरण हम क्यों नहीं इन टेबल का अध्ययन कर सकते, पीरियोडिक टेबल का। तो इसका भी आंसर सुन लो भाई। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में, नेचर में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118 अकॉर्डिंग टू बुक। अपने बुक के अनुसार कितने एलिमेंट है, 118। लेकिन वर्तमान समय में 118 से ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है, इसको आप लोग याद रखोगे। लेकिन हम 118 पर ही चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं। अब 118 तत्वों के कितने ही यौगिक बन जाएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कार्बन एक तत्व है, ठीक है। अब इस कार्बन के मैं कितने यौगिक बनाता हूँ, देखना। कार्बन का एक तो CO2 होता है, CO भी होता है, CH4 भी होता है, CH3 भी होता है कि नहीं होता, होते नहीं। तो एक कार्बन के अकेले के कितने ही बहुत सारे यौगिक बन जाते हैं। तो फिर 118 यौगिक है, और 118 यौगिक के कितने ही यौगिक बन जाएंगे। तो भाई इन सभी यौगिकों का, सभी तत्वों का अलग अलग अध्ययन हम कर नहीं सकते। अलग अलग अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब काफी समय लग जाएगा, अनंत समय लग जाएगा। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, हम जैसे साइंटिस्ट होते हैं भाई, केमिस्ट, वो क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन करने से क्या हुआ, इस प्रकार से, जैसे इसी की बात का, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया हम लोगों ने। अब यदि हम ऊपर वाले एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर लेंगे, इसके गुण धर्मों का अध्ययन कर लेंगे, तो नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने की तो अपने को आवश्यकता नहीं होगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो वर्गीकरण क्यों किया, वर्गीकरण इसलिए किया क्योंकि आपको पता है वर्गीकरण करोगे तो जिन तत्वों की प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिन तत्वों के गुण धर्म सेम होते हैं, समान होते हैं, वो एक ही समूह में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इन ऊपर वाले तत्वों के सभी गुणों की व्याख्या कर दी, हमने अध्ययन कर लिया, तो नीचे वाले को अध्ययन करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्व एवं उनके यौगिकों का अध्ययन अधिक सरल बनाने के लिए। तत्व एवं उनके यौगिकों का अध्ययन अधिक सरल बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। आप जानते हैं भाई 118 तत्व होते हैं और इनके कितने ही यौगिक पाए जाते हैं, उन सभी का हम अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, ये वर्गीकरण करना पड़ता है, जिसमें एक तत्व का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके सभी गुण, फिर नीचे वाले तत्व है उनके भी अध्ययन अपने आप हो जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, आ गया होगा, इतना कुछ नहीं है इसमें। ये वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं भाई धीरे धीरे। अब अगला टॉपिक है आवर्त सारणी की उत्पत्ति, मतलब आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसी होती है। तो देखते हैं भाई आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो भाई आवर्त सारणी की उत्पत्ति प्राचीन समय की बात है भाई, बहुत पहले की बात है, 1600 से भी पहले की बातें हैं। जो वैज्ञानिक थे आवर्त सारणी के, मतलब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत कर रखा था, कैसे वर्गीकृत कर रखा था। तो याद रखना प्राचीन समय में उन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, धातु व अधातु के आधार पर, धातु व अधातु के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। मतलब जो धातु थे उनको अलग रख लिया, जो अधातु थी उनको क्या किया, अलग रख लिया। ठीक है, तो धातु व अधातु के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। यह तो जरूरी नहीं कि भाई सभी धातुओं की प्रॉपर्टी सेम होती है, सभी अधातुओं की प्रॉपर्टी सेम होती है, कतई जरूरी नहीं होती है। ठीक है, अब उसके पश्चात थोड़ा समय और बीता, तो समय बीता तो क्या होता है भाई, समय के साथ साथ तो नए नए आदमी आते रहते हैं, नए नए वैज्ञानिक आते रहे।
उन वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग नियम बना दिए भाई, अलग अलग नियम बना दिए। अब वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं भाई। तो अब आपका पहला वैज्ञानिक आ रहा है डोबेराइनर। कौन आया भाई? डोबेराइनर आया। डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि डोबेराइनर जो साइंटिस्ट था इसने क्या किया, इसने कैसे अपने आवर्त सारणी में कैसे अपना एक नियम दिया, तो इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान से समझना भाई। अब मैं आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, 3 नियम बताऊंगा, जिन तीनों नियमों में याद रखना कि इन तीनों नियमों का आधार क्या था। भाई जैसे हम मकान बनाते तो मकान बनाने के एक नियम बढ़ते हैं, एक आधार बढ़ते हैं, उसी प्रकार इन नियमों का भी कोई ना कोई आधार होता है। बिना बेस पर कोई भी रूल, कोई भी नियम नहीं दिया जाता बिना आधार के। तो अब आपको 3 जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। उनका आधार क्या था? उनका आधार था भाई परमाणु भार था। क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। याद रखना 3 जो नियम आएंगे, आपको 3 नियमों के बारे में बताएंगे। आपके 10th क्लास में 3 नियम है, तीनों नियमों को आधार क्या था? परमाणु भार था। ठीक है, समझिए। अब त्रिक का मतलब समझो। त्रिक का मतलब कितना होता है? 3 होता है। क्या होते हैं? 3। तो अब इस डोबेराइनर भाई साहब ने क्या किया, इसने क्या किया कि 3 तत्व लिए। क्या लिए? 3 तत्व लिए। पर याद रख, तीनों तत्व के प्रॉपर्टीज है, जो गुण धर्म, वो क्या होने चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं, कोई एग्जाम्पल लेता हूं, ए बी सी, ये कोई 3 तत्व है। इन तीनों तत्वों के गुण धर्म क्या है? समान होनी चाहिए। या तो इसकी संयोजकता समान हो सकती है, या इनके कुछ और मान लो, किसी और से देख लेना, इसके गुण धर्म क्या होंगे? समान होंगे भाई। ठीक है, अब ये 3 बन गए, इसको हम क्या बोल देंगे? त्रिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? त्रिक। अगली बात सुनना, इन तीनों तत्वों को क्या किया इसने? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तीनों एलिमेंट्स को। ठीक है, सपोज कोई यदि इस ए एलिमेंट का परमाणु भार 2 है, तो बी का कितना आएगा? 2 से ज्यादा ही आएगा, और सी का बी से ज्यादा आएगा। इसका मान लो भाई 4, इसका मान लो भाई 6, ऐसे मान लो आप लोग, मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इस डोबेराइनर ने क्या किया? इन तत्वों, समान गुण धर्म वाले 3 तत्वों को लिया। ठीक है, तीनों तत्वों को किस में अरेंज कर दिया? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान सुना, फिर इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो ये बीच वाला तत्व है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है? औसत होता है। बस यही याद रखना है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है? औसत होता है। जैसे निकालते हैं बी का 2 + 6, भाई इनके परमाणु भार को जोड़ो और कितने का भाग दोगे? 2, तो कितना आया? 8/2, कितना आया? 4 आया कि नहीं आया? अब ये 4 तो मैंने पहले यहाँ पर रख दिया, पर ये बात किसको पता नहीं थी? डोबेराइनर को ये बात पता नहीं थी कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार कितना होता है। वो तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि इसका 4 मान लेते हैं हम तो, लेकिन उसको पता नहीं था। तो उसने क्या किया? बीच वाले तत्वों का परमाणु भार निकालने के लिए क्या किया? किनारे वाले जो 2 तत्व है उनके परमाणु भार को जोड़ा और जोड़कर इनका औसत निकाला। तो जितना औसत आता है वो किसका होगा? लगभग बीच वाले तत्व का हो जाता है। लगभग होगा, कोई जरूरी नहीं है ये पूरा ही हो, नियरली कोई जरूरी नहीं कि एक्यूरेट ही आए मान, कोई जरूरी नहीं है इस चीज का, याद रखना भाई। ठीक है, तो ये कहता है डोबेराइनर का त्रिक नियम था। अब इसको हम एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। देखना भाई, 3 तत्व लिए, 3 तत्व कौन से दे रहे हैं वो भी याद रखना। मैं जैसे ले रहा हूँ 3 तत्व, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व लिए मैंने। अब इन 3 तत्वों के गुणधर्म क्या? समान कैसे देखते हैं? इधर देखो, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम
सीजियम और फ्रेंशियम, ये आपका एक वर्ग है। ध्यान से देखना भाई, ये क्या आपका एक कॉलम है, एक वर्ग है, ठीक है। अब दो बेरेनियम ने जो तीन तत्व लिए, वो तीनों तत्व किसके लिए? ग्रुप के तत्व लिए थे। किसके लिए? वर्ग के तत्व लिए थे। किसके तत्व लिए थे? वर्ग के तत्व। ये याद रखना भाई, दो बेरेनियम ने जो भी तत्व लिए थे, जो भी अपने त्रिक बनाए थे, वो त्रिक किसके थे? वर्ग के थे। किसके थे? वर्ग के। आवर्त के मत कर देना, आगे बताऊंगा वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं। तो वर्ग याद रखना, जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती है ना, खड़ी रेखाएं, वर्टिकल कॉलम, वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। तो दो बेरेनियम वर्ग के तीन तत्वों को लिया, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया। याद है ना, सीक्वेंस लेना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को लेना है। ऐसा नहीं कि आपने लिथियम ले लिया फिर बीच में सोडियम छोड़ दिया और पोटेशियम और रुबिडियम ले लिया, ऐसा मत कर देना। ये तीनों तो क्रम से होने चाहिए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। कहीं आपने ऐसा कर दिया लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये गलत हो जाएगा। डो बेरेनियम ने ऐसा नहीं बताया था, डो बेरेनियम ने तीनों तत्वों को सीक्वेंस से लिया था। तो इसको याद रखना भाई आप लोग। तो ये बात याद रखना कि डो बेरेनियम ने वर्ग के तत्वों को लिया, ठीक है। अब इनके तीनों के गुणधर्म क्या है? समान। कैसे हुए समान गुणधर्म? देखो भाई, इन सबकी संयोजकता कितनी आएगी? +1। संयोजकता का टॉपिक अगले अब आगे आएगा, वहां समझा दूंगा, पर इतना याद रखो यहाँ पर कि संयोजकता इन सभी कितनी है? +1। तो इसके भी +1, इसके भी +1, इसके भी +1, तीनों की संयोजकता समान है, तो इनके गुणधर्म लगभग क्या बन जाते हैं? समान बन जाते हैं। फिर देखो परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। सोडियम का मैं आपको बता देता हूं कितना होता है? 23। लेकिन दो बेरेनियम ने इसका निकाला था, तो निकालोगे कैसा आएगा? सोडियम 7 + 39/2, 46/2 कितना बना? 23 बना है कि नहीं बना? तो सोडियम का परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, वो कितना है? 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम जानते हैं कि सोडियम का होता भी कितना है? 23 होता है, ठीक है। तो ये क्या था? डो बेरेनियम का त्रिक नियम। तो डो बेरेनियम का त्रिक नियम क्या होता है? डो बेरेनियम ने समान गुण धर्म वाले तीन तत्व लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? त्रिक बोलेंगे, और उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा कि भाई जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, वो किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है, एवरेज होता है। और आप लोगों ने ये निकाल कर बता दिया। यहाँ पे आ गया समझ में? आगे चलते एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इसमें नहीं आता, अगले एग्जांपल में समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 मान लेता हूं, हालांकि 40 पॉइंट समथिंग होता है, हम कितना मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं, ठीक है। बेरियम का 137 मान लेते हैं, होता 137.5 होता है, लेकिन 137 मान लिया हमने। स्ट्रोंशियम का मान लो अपने को पता नहीं है, निकालना है तो निकालते हैं। वैसे स्ट्रोंशियम का मैं फिर बताऊंगा कितना होता है, आपको निकालते हैं। तो स्ट्रोंशियम का 40 + 137/2 कितना बना? 177/2 कितना बना? इसका 88.5 बन जाएगा। कितना बना? 88.5। लेकिन स्ट्रोंशियम का समथिंग होता है कितना है? 87.5 के समथिंग होता है। तो ये नियरली लगभग आ रहा है, आ रहा ना भाई? ये 87.5 है, 88.5 है, तो समथिंग आ गया, लगभग आ गए, नियरली। तो इस जो ट्राइड्स है, ये तीन तत्व मिलकर तो क्या कहलाएंगे? त्रिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? त्रिक को क्या बोलते हैं? ट्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइड्स। तो इस त्रिक में भी ये नियम फॉलो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये डो बेरेनियम का त्रिक नियम था, जिसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया और कहा कि मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार है, वो किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। और आप लोगों ने इधर औसत निकाल कर बता दिया। पर याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही आए। पूरा यहाँ पर 88.5 है, तो स्ट्रोंशियम का 88.5 ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये लगभग इसके बराबर हो सकता है। तो मैंने आपको दो ट्राइड्स तो बता दिए, एक ट्राइड्स और देख लेते हैं। अब उसका आप खुद करोगे। वो ट्राइड्स है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूं, आप क्यों परेशान होते हो।
चलो क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको मैंने 35 मान लिया, कोई दिक्कत? ऊपर लिख देता हूँ यदि दिखाई नहीं दे रहा तो, ऊपर यहाँ लिख देते हैं, अपना क्या रहता है। इधर हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया आपका ब्रोमीन, ये हो गया आपका आयोडीन। इन तीनों के गुणधर्म क्या है? समान है भाई। क्या है? समान है। ये सभी के सभी हेलोजेंस हैं। क्या है? हेलोजेंस। ठीक है, इसका परमाणु भार मैंने 35 लिख दिया, 35.5 होता है, लेकिन मैं राउंड फिगर में 35 ही दे रहा हूँ। इसका कितना होता है? 126 मान लेता हूँ इसका मैं, वैसे इसका होता है 126.9 होता है, 126 मान लिया मैंने इसका। ब्रोमीन का निकाल लेते हैं, निकालोगे भी, निकाल लेते हैं भाई, क्या जाता है अपना। ब्रोमीन कितना हो गया? 35 + 126/2 कितना बना? 161/2 कितना बना? 80.5 बना है कि नहीं बना? ये बन गया 80.5। ब्रोमीन का होता कितना है? 79.5 होता है, 79.5 होता है। तो ये भी नियरली आ गया कि नहीं आ गया? तो इस ट्रिक पर भी ये नियम फॉलो हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, तो डो ब्रेनर ने ये 3 नियम बताए, 3 ट्रिक बताए थे जिस पर ये फॉलो हो रहे थे। वैसे तो 4 आते हैं, एक और होता है सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम, इस पर भी ये लागू हो जाता है, लेकिन ये अपनी बुक में दे नहीं रखा है। हालांकि कई बुक्स में देखा रखा है, जैसे एक स्टैंडर्ड बुक आती है प्रदीप की, इसमें ये देखा रखा है कि इस पर भी ये फॉलो हो जाता है। लेकिन डो ब्रेनर भाई साहब ने 3 के बारे में ही बताया था। ठीक है, तो ये होगा डो ब्रेनर का त्रिक नियम, जिसने क्या कहा? समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों के त्रिक बनाए और उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, और क्या कहा कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार है वो किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो कितने त्रिक बनाए? कितने त्रिक बताए? 3 त्रिक। वो 3 त्रिक कौन कौन से देख रहे हैं इधर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक। दूसरा कौन सा था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, 2। तीसरा कौन सा था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीसरा हो गया भाई। ये 3 बन गए। इन 3 त्रिकों पर ये रूल क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है भाई। ठीक है, ये हो गया इसका 3 त्रिक। मतलब कितने तत्व है? 9 तत्व हो गए। अब इस नियम की कमी, हर नियम की कोई ना कोई कमी होता है, कोई भी नियम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो अब इस नियम की क्या पढ़ते हैं? कमी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? कमी। देखो आपको कमी बताते हैं। जो नियम जिस हिसाब से दिया जाता है, कमी उसी तरीके से निकल कर आ जाती है। याद रखना, यह नियम दिया गया था कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है? औसत होता है। अब हम आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये 3 तत्व ले लिए मैंने, लिए कि नहीं लिए? अब बड़ी मजेदार बात है भाई, देखना भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। इसका कितना आता है? 31। इसका कितना आता है? 74। निकालो भाई इसका एवरेज कितना आएगा? 14 + 74/2 88.2 कितना बना? 44 बना। कितना बना? 44। लेकिन फॉस्फोरस का कितना है? 31। तो ये देखो बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो बहुत ज्यादा गैप आने से डो ब्रेनर का त्रिक नियम क्या हो गया? फेल हो गया, गलत साबित हो गया। तो ये इसकी कमी है। तो क्या लिखोगे? जो डो ब्रेनर का त्रिक नियम है वो सभी त्रिकों पर लागू नहीं हो रहा था। एक एग्जाम्पल देकर समझा देना। तो ये हो गया आपका पहला नियम, डो ब्रेनर का त्रिक नियम, जिसका आधार क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक मास था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब ये नियम फेल हुआ तो उसके पश्चात एक नया भाई साहब आया, नया साइंटिस्ट आया। इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा? वो नया कौन था आपका? न्यूलैंड था भाई। कौन था? न्यूलैंड।
न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक का मतलब 8, अष्टक का मतलब 8, बहुत आसान से समझते भाई। ये जो आपका न्यूलैंड है वो क्या था, संगीतकार था, म्यूजिशियन था। इसको संगीत गाने सुनने का बड़ा पसंद है। गाने मैं भी बहुत सुनता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा सुनता हूँ। आप भी सुनते होंगे, सुनते हैं, सबको पता है, सब जानता हूँ। कभी नहीं तुम लोगों को कितने गाने सुनते हो। तो न्यूलैंड क्या था भाई, एक संगीतकार था। अब जिस आदमी को जिस चीज़ का शौक होता है वो इसी को मानकर अपना कोई ना कोई नियम दे देता है, कोई ना कोई खोज कर ही देता है। ये केमिस्ट्री वाले बड़े टेढ़े आदमी होते हैं, किसी न किसी में अंगुली करते रहते हैं। तो इसने क्या, गाने में ये क्या था, बड़ा रुचिकर था, बड़ा रुचि थी इसकी गाने में। तो गानों को ही इसने क्या बन गया, अपना आधार बना लिया भाई इसने। ठीक है, तो देखना इसके बारे में पढ़ते हैं। वही बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि इसने भी अपने नियम का आधार क्या माना था, एटॉमिक मास माना था, परमाणु भार माना था। एटॉमिक मास इसका क्या था, आधार था। अब न्यूलैंड ने भी क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। ध्यान से समझना भाई, जैसे मैं कर रहा हूं। अष्टक का मतलब 8 होता है, आपको पता चलेगा जैसे मैं कर रहा हूं। लिथियम, लिथियम का कौन आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक रुक जाना भाई। ये 7 तत्व हो गए। ठीक है, अब जो 8वां तत्व आएगा, तो जो एक पहला तत्व और 8वां तत्व, इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत के स्वर समानता दर्शाते। भाई न्यूलैंड तो संगीतकार था, मैंने कहा था इसको संगीत से बड़ा लगाव है। तो संगीत के स्वर कौन कौन से थे आप जानते ना, कौन कौन से होते हैं, अभी बताता हूँ। सारे गा मा कौन से होते हैं भाई, इधर लिख रहा हूं मैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। कितने हो गए भाई, 7 हो गए। सा रे गा मा पा धा नी। अब 7 हो गए तो 8 कौन आएगा, सा। तो ये आपका पहला, ये आपका 8वां, दोनों समान है, सा उच्चारण में समान है। फिर आगे फिर से रे गा मा, इसी प्रकार से चलते जाओगे। यदि आपने इसको पहला माना तो ये 8वां बना कि नहीं बना कर रहे, तो पहला और 8वां उच्चारण में समान आ रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार क्या होंगे आपके, इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व है पहले तत्व से क्या दर्शाएगा, समानता दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता। तो अब फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियोन। पर भाई नियोन को छोड़ देना, यहाँ पर नियोन की चर्चा नहीं करोगे आप। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या कौन आता है, आर्गन। आर्गन को भी छोड़ देना, इधर आ जाना पोटेशियम, इधर आ जाना कैल्शियम। बस कैल्शियम तो रुक जाना भाई, इससे आगे मत जाना आप लोग। ठीक है, तो यह आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां ये हो गया आपका 8वां तत्व। तो पहला और 8वां तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं, समान। तो जिन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं हम उसको एक समूह में, एक वर्ग में रखते हैं। कितने रखते हैं, वर्गीकरण में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर इन तत्वों के गुणधर्म समान थे। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही है भाई। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। देखो यहाँ से आने के बाद सोडियम आता है, तो सोडियम के और लिथियम के गुणधर्म क्या होते हैं, समान। तो इसकी पुनरावृत्ति हो गई, तो सोडियम को मैंने लिथियम के नीचे रख दिया भाई। ठीक है, तो ये क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, एक बार दोबारा सुन लो। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया और कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से ठीक उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर आपस में समानता दर्शाते हैं। आपके सामने ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना भाई। दो बेलेन ने तो वर्ग के तत्व लिए थे,
किसके तत्व लिए थे? वर्ग के। तो अब आपको देखने से पता चला ये तत्व किसके हो जाएंगे? न्यूलैंड भाई साहब ने कौन से लिए थे? आवर्त के तत्व लिए थे। किसके लिए थे? आवर्त के तत्व लिए थे। इस चीज को आप याद रखोगे कि न्यूलैंड ने जिन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया वो किसके थे? आवर्त के तत्व थे। इस चीज को भी याद रखोगे। तो ये हो गया आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब मैंने कहा हर नियम की कोई ना कोई कमी होती है, तो इस नियम की भी कमी देख ही लेते हैं भाई, इसकी क्या कमियां हैं। इस नियम की क्या देखते हैं? कमी देखते हैं भाई। इस नियम की क्या कमी थी? नंबर 1, जैसे ही अकेलीय गैसों की खोज हो गई, जैसे ही अकेलीय गैसों की खोज हो गई, न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया भाई। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया? फेल। कैसी वजह से? एक बार दोबारा बता रहा हूं इधर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आ जाते हैं फ्लोरीन के बाद ऐसे कौन आता है? पीरियोडिक टेबल में नियोन आता है। कौन आता है? नियोन। तो अब 8वां तत्व कौन बना आपका? नियोन बना। तो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग तो पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पर कौन है? नियोन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नियोन और लिथियम के गुणधर्म समान है ही नहीं। लिथियम और नियोन के गुणधर्म समान है नहीं भाई। नियोन तो अकेलीय गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करता है, इसका अष्टक पूरा भरा हुआ रहता है, इसीलिए किसी से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको हम अकेलीय गैस बोलते हैं। जबकि सोडियम तो रिएक्टिव होता है, अत्यधिक ज्यादा क्रियाशील होता है, ये हर किसी से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इसकी संयोजकता भी प्लस 1 होती है जबकि इसकी तो 0 होती है। तो इनके तो गुणधर्मों में क्या आ गई? भिन्नता आ गई। तो जैसे ही अकेलीय गैसों की खोज हो गई, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया भाई? फेल हो गया। न्यूलैंड भाई साहब तो इनका तो मुंह उतर गया ये वहीं पर, इस बात को व्याख्या नहीं कर पाया। कमी 1 हो गई, अकेलीय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल। नंबर 2, ये जो आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो कहां तक लागू हो रहा था? परमाणु क्रमांक 20 तक लागू हो रहा था। परमाणु क्रमांक 20 सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। आपका जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। आगे वाले तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा था। आगे कौन होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आते हैं, वेनेडियम, क्रोमियम। तो इनके गुणधर्म ऊपर वाले तत्वों से क्या थे? भिन्न थे भाई। क्या थे? भिन्न। तो इस बात को कौन नहीं समझा पाया? न्यूलैंड नहीं समझा पाया। तो ये इसकी एक कमी और हो गई ना। पहली कमी, अकेलीय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल। दूसरी, परमाणु क्रमांक 20 तक ही यह क्या होता है? लागू। और तीसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ भाई, याद रखना, जिस समय न्यूलैंड ये नियम दे रहा था, ठीक है, उस समय प्रकृति में मात्र 56 एलिमेंट, 56 तत्व थे। अब न्यूलैंड ने तो यह भविष्यवाणी कर दी भाई साहब, ये तो क्या था? ज्योतिषी था। क्या कर दिया इसने? तो भविष्यवाणी कर दी। था तो संगीतकार, लेकिन संगीतकार के साथ ज्योतिषी भी बनने लग गया और भविष्यवाणी कर दी कि प्रकृति में केवल 56 एलिमेंट ही पाए जाएंगे, 56 तत्व ही पाए जाएंगे, इससे ज्यादा तत्व और नहीं पाए जाएंगे। तो लेकिन जैसे थोड़ा सा समय बीता तो समय बीतने पर क्या हुआ? कुछ और तत्व की खोज हो गई भाई। समय बीतते ही कुछ क्या हुआ? कुछ और तत्व की क्या हो गई? खोज हो गई। तो न्यूलैंड तो वहीं पर फेल हो गया भाई, पूरी तरह से धराशायी हो गया ये तो। इसको कुछ नहीं, किसी भी बात की व्याख्या नहीं कर पाया ये। तो ये था भाई न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। कौन सी कमी? नंबर 1, अकेलीय गैसों की खोज होते ही न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल। दूसरा, परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक यही नियम क्या हो रहा था? लागू। तीसरा, इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही पाए जाएंगे, इससे ज्यादा तत्व और नहीं पाए जाएंगे। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ? और तत्वों की क्या हो गई भाई? खोज हो गई थी। तो इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया? फेल हो गया। हाँ भाई, अब आपको एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैंने कहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब 1000 होते ही आप लोगों की YouTube पर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए भाई, करवाइए अपने घर वालों से।
इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए हर वीडियो को, जो भी वीडियो आपको अवेलेबल है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें उस पर आप कमेंट भी कीजिए कि ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, फंटास्टिक, गजब सर, क्या बात है, वाह 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 वाह। आप ऐसे ना लिख देना कुछ भी यार, क्या जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई इस बात को याद रखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना है, ताकि यदि 1000 सब्सक्राइब हो गए तो कुछ समय पश्चात हम आपको फेसबुक का यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ाएंगे आपको, जिसमें बड़ा मजा आएगा भाई। आपको पता है वैसे मैं तो मजे लेता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों।